पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी आज महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली में है। शनिवार को ये यात्रा दिल्ली पहुंच गई थी और अब आज राहुल गांधी सुबह से ही तमाम जो हमारे देश के महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी में बड़ा योगदान दिया उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने पिता, सबसे पहले राहुल गांधी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वीर भूमि वो गए जहां पर उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राहुल गांधी शक्ति स्थल पहुंचे जहां उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें 9 दिनों का ब्रेक है और अब राजस्थान हरियाणा होती हुई ये यात्रा दिल्ली पहुंची है। उसके बाद अब अगला जो पड़ाव होगा इस यात्रा का वो उत्तर प्रदेश होगा। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, जहां पर उन्होंने बापू को भी श्रद्धांजलि दी है राजघाट पहुंच के। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को शांति वन पहुंचकर श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की है। अपने पिता की समाधि पर सबसे पहले वो पहुंचे थे वीर भूमि और उसके बाद शक्ति स्थल पहुंचे अपनी दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तो लगातार अपने संबोधनों में राहुल गांधी इस बात को कहते रहे हैं कि मेरे पिता और मेरी दादी ने अपने सीने पर गोलियां ली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता को बम से उड़ा दिया गया था। तो ये सब घाव, ये जख्म मैंने देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं नफरत नहीं करता। वो बीजेपी पर लगातार इस बात को लेकर हमलावर हैं कि बीजेपी देश में नफरत की राजनीति कर रही है। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी कई तरह की उम्मीदें लगाई बैठी है। एक बड़ा विश्वास यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब हो चला है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे संगठन बहुत मजबूत होगा और आगे आने वाले चुनाव में एक बड़ी सफलता जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। ये उम्मीदें अब कांग्रेस के नेता लगातार लगाए बैठे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी अपने संबोधनों में लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो नफरत का कारोबार कर रही है। मैं मोहब्बत की दुकान जो है वो लगाने यहाँ पर आया हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के जो अहम मुद्दे हैं देश के, उनको लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तबकों की समस्याएं उन्होंने सुनी है। सभी से वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद स्थापित करें ताकि एक जो जुड़ाव है कांग्रेस पार्टी का वो दोबारा स्थापित हो। और कई विशेषज्ञों का, जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी ये कहना है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का फायदा राहुल गांधी को भी एक नेता के तौर पर बेहतर तरीके से उभरने में मदद करेगा। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महापुरुषों की समाधि पर पहुंचे हैं राहुल गांधी, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर भी वो पहुंचे जहां उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो कांग्रेस पार्टी जो है एक वक्त पर देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन धीरे धीरे पिछले 7 से 8 सालों में कांग्रेस पार्टी सिमटती चली गई और कुछ वक्त पहले तक सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन एक नई यहाँ पर ताकत मिली जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल हुई है। एक बार फिर से वहां पर सत्ता में वापसी की है कांग्रेस पार्टी ने। तो अब देश में 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है वो शासन कर रही है और इस तरह से अब आगे अगले साल जो चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो उस सब को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और उसमें भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा योगदान देगी, ये कांग्रेस के नेताओं को विश्वास है। तो तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों से जब ये यात्रा होकर गुजर रही है तो अच्छी खासी भीड़ भी वहां पे लोगों की उमड़ रही है, देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि अभी हाल ही में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़े हैं और जिस तरह से चीन में कोविड का आतंक देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी राजनीति भी हमने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर होती हुई देखी जब देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखते हुए कहा
कि या तो इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल जो हैं, कोविड के नियम जो हैं, उनका पालन करें या फिर देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर दें। तो इस तरह की बातें भी निकल कर आई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखला गई है और इसीलिए अब इस यात्रा को खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए नए नए तरीके यहाँ पर अपना रही है। तो अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर आरोप लगाया था कि ये जो चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आई है, ये सिर्फ एक शुरुआत है इस यात्रा को खत्म करने की कोशिशों की एक। तो आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान जो है वो 3 से 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में जो बात लगातार चर्चा में बनी हुई है, जब राहुल गांधी राजस्थान भी पहुंचे थे कि अच्छी खासी ठंड उस वक्त पड़ रही थी और तमाम नेता जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने गर्म कपड़े नहीं पहने। वो लगातार एक टी शर्ट पहने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आज भी जब दिल्ली में तापमान काफी गिरा हुआ है, अच्छी खासी ठंड है, एक बार फिर से ये सवाल जो है, ये चर्चा जो है वो चल पड़ेगी कि आखिर राहुल गांधी गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन रहे, राहुल गांधी को आखिर ठंड क्यों नहीं लग रही। तो अलग अलग रंग यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के देखने को मिले पिछले तमाम दिनों में और अब जब दिल्ली में ये यात्रा पहुंची है, यहाँ पर पड़ाव है इसका, कुछ दिनों का ब्रेक यहाँ पर है यात्रा का, 9 दिनों का ब्रेक, उसमें राहुल गांधी जो है तमाम महापुरुषों की समाधि पर पहुंचे हैं, अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बीजेपी से एक तरह से लड़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिमटी है पिछले कुछ सालों में, उसके बाद संगठन पर कई तरह के सवाल उठे, नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उठे हैं और क्या ये भारत जोड़ो यात्रा है एक बार फिर से कांग्रेस का जो संगठन है उसमें जान फूंकने में कामयाब होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आगे आने वाले चुनाव में बदलाव हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के को लेकर। हालांकि हम जानते हैं कि बहुत वक्त के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है। अब उनके नेतृत्व में आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या किस तरह की सफलता जो है वो कांग्रेस पार्टी को हासिल होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो एक भारत जोड़ो यात्रा को एक मील के पत्थर के तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो देख रहे हैं, बड़ी उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं कि जब ये यात्रा संपन्न होगी तब तक कांग्रेस जो है वो लोगों में अपनी जगह बना चुकी होगी, जो खोई हुई जमीन थी वो वापस पा चुकी होगी कांग्रेस पार्टी। ये नेता जो है वो लगातार उम्मीदें कर रहे हैं। हालांकि बातचीत में कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब अलग अलग राज्यों से ये यात्रा होकर गुजरी है तो उसका एक असर जो है वो देखने को मिला है। अच्छी खासी भीड़ लोगों की भी जुटी, कांग्रेस के जो खुद के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया जोश, नया हौसला जो है वो देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एक बेहतर नेता के तौर पर राहुल गांधी को ये जो यात्रा है ये और परिपक्वता देगी। तो इस यात्रा से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, कर्नाटक से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। बेल्लारी के जो रेड्डी बंधु के तौर पर मशहूर हैं जनार्दन रेड्डी, उन्होंने बीजेपी से दशकों पुराना नाता तोड़ लिया है और उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने नई पार्टी भी बना ली है। तो खनन कारोबारी है जनार्दन रेड्डी, लेकिन अब बीजेपी से वो लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे। अपनी नई पार्टी उन्होंने बना ली है और नई पार्टी का नाम उन्होंने कल्याण राज्य प्रगति पक्षा पार्टी रखी है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई का, जो लगातार कर्नाटक से हमें जो बड़े अपडेट्स हैं वो हम तक पहुंचाते रहे। निहाल, ये जो बेल्लारी बंधु के नाम से मशहूर रहे हैं जनार्दन रेड्डी और एक लंबा रिश्ता इनका बीजेपी से रहा, क्या वजह रही है बीजेपी से इतना लंबा रिश्ता जो है वो तोड़ने को लेकर, और उसके बाद अब जब ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं तो किस तरह से देखा जा रहा है इसे राजनीतिक गलियारों में? देखिए, जनार्दन रेड्डी का ऐसा मानना है कि जब अवैध खनन मामले में उनके खिलाफ
मुकदमा दर्ज हुआ और सीबीआई ने जांच शुरू की, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके साथ खड़ी नहीं है और इससे काफी नाराजगी थी जनार्दन रेड्डी को। 2018 में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त ये मामला काफी तूल पकड़ चुका था। यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया था, खास करके जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, कि जनार्दन रेड्डी से उन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद भी येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टर जैसे नेता लगातार कोशिश करते रहे कि जनार्दन रेड्डी और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके बीच के रिश्ते ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पिछले 5-6 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि न सिर्फ जनार्दन रेड्डी बल्कि उनके जो सबसे भरोसेमंद हैं श्री रामलू, जो कि अभी भोमई सरकार में मंत्री है, समाज कल्याण मंत्री हैं, वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे और अपने ही सरकार के खिलाफ कभी सड़कों पे आ जाते थे, कभी नदी के किनारे सो जाते थे, ये कहते हुए कि काम सरकार ने पूरा नहीं किया। तो इससे लग रहा था कि इन लोगों के जो बगावती तेवर हैं, ये कहीं न कहीं बीजेपी से खुद को डिस्टेंस करने की कोशिश जनार्दन रेड्डी और उनका जो पूरा कुंभा है वो कर रहा है, और ये हुआ भी। जनार्दन, एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जनार्दन रेड्डी और इनके बेल्लारी और इसके आसपास के आधे दर्जन जिलों में काफी प्रभाव है, और आधे दर्जन जिलों का मतलब होता है लगभग 30 से 34 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, सीधा वहां पर प्रभाव है। और शायद इसीलिए येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टर लगातार कोशिश कर रहे थे कि जनार्दन रेड्डी से साफ सुलह सफाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब उन्होंने अपनी पार्टी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कल शाम में कि जल्द ही अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह के लिए वो अप्रोच करेंगे इलेक्शन कमीशन को। क्या एजेंडा है, कि क्या चीजें होंगी और क्या क्या कौन कौन से नेता लड़ेंगे, वो सब कुछ वो जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जनार्दन रेड्डी से बीजेपी का रिश्ता टूट गया है। ये बहुत बड़ी एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए, इसलिए कि हाल में ही आपने देखा कि जिस तरह से लिंगायत बगावती तेवर दिखा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और अब येदियुरप्पा चूंकि इस बार चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं है यहाँ पे, और न ही येदियुरप्पा के बेटे हैं, ऐसे में येदियुरप्पा में भी अब उनकी उम्र की वजह से भी वो पहले वाली पकड़ नहीं है। तो अब येदियुरप्पा का अलग होना, एक तरह से आप कह लें येदियुरप्पा को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो काफी नाराज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लिंगायत नाराज हैं। अब जनार्दन रेड्डी की नाराजगी उत्तर कर्नाटक में काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए, जहां से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती है। बिल्कुल निहाल, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कर्नाटक की राजनीति में जनार्दन रेड्डी के आने से कितना फर्क यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि अब एक नई पार्टी के तौर पर वो आ रहे हैं। संक्षेप में देखिए, जनार्दन रेड्डी ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, तो जाहिर है कि अब सारा दमखम वो उस पर लगाएंगे, और इसका जो नुकसान है, जनार्दन रेड्डी को जो लोग भी वोट देंगे वो वोटर्स बीजेपी के वोटर्स हैं। तो जनार्दन रेड्डी के पार्टी में अपनी पार्टी नई पार्टी बना लेने से नुकसान बीजेपी को ही होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए कि वो कितनी सीटें जीतेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इससे वो डेंट जरूर करेंगे बीजेपी पर। जैसा कि आप देखिए, जब येदियुरप्पा अलग हुए थे तो येदियुरप्पा भले ही अपनी सरकार नहीं बना पाए, जब वो बीजेपी से अलग हुए थे, भले ही उनकी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन उसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ था और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी यहाँ पे। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, सरल तरीके से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। और अब खबर कोविड से जुड़ी हुई। चीन में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसने चिंता पैदा कर दी है, और इसीलिए भारत सरकार ने सख्ती बरती है, और चीन से जो लोग अब भारत में लैंड करेंगे उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि आगरा में चीन से लौटा एक व्यक्ति जो है वो कोरोना से संक्रमित पाया गया है। 40 साल का ये व्यक्ति है, और 2 दिन पहले ही ये चीन से लौटे हैं, और कोरोना इनमें पाया गया। संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनका सैंपल अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार और प्रशासन किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। आगरा के जो CMO हैं उनके मुताबिक संक्रमित व्यक्ति को उनके घर पर ही आइसोलेट किया गया है। परिजनों और संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनका भी टेस्ट अब करवाया जा रहा है। चीन में कोरोना से हालात हम जानते हैं कि बेकाबू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में चीन में कोरोना के मामले सामने आए हैं, कई लोग अपनी जान वहां पर गंवा रहे हैं, और अब भारत सरकार ने 5 ऐसे देश निर्धारित कर दिए हैं जहां से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा, जिसमें चीन भी शामिल है। तो अब ये जो आगरा से व्यक्ति आए हैं उन पर लगातार नजर बनाई
हुए हैं सरकार और प्रशासन की, किस तरह के लक्षण उनमें पाए जा रहे हैं। जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा है उसके नतीजों का भी इंतजार रहेगा। तो कोरोना के खतरे के चलते केंद्र सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल कराने का ऐलान किया है। इस मॉक ड्रिल का मकसद कोरोना के मद्देनजर अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेना है। दरअसल ये देखना है कि हम आखिर कितने तैयार हैं। अगर हमारे देश में कोविड के मामले बढ़ते हैं तो क्या हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उस भार को उठा पाएगी। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड समेत सभी तैयारियों को परखा जाएगा। इस मॉक ड्रिल में चीन में कोरोना के बेकाबू होने से पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है और इसी के मद्देनजर भारत में भी अलर्ट जारी है। सरकार हर हफ्ते कोविड को लेकर अब बैठक भी करेगी। अस्पताल में तेजी से जारी तैयारी, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लेने वालों की बढ़ती तादाद। कोरोना के दूसरे देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारी की जा रही है। वायरस का जो वेरिएंट चीन सहित दूसरे देशों में फैला है वो बहुत तेजी से फैलता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को तैयार रहने को कहा है। अगले हफ्ते अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा जिसमें तैयारियों का आकलन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवाइजरी भेजी है उसमें अस्पतालों से कहा गया है कि वो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट को पूरी तरह ठीक रखें जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई बाधा न हो। वहीं बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर को भी रखने को कहा गया है। मैन पावर, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन हैज टू बी ट्रेन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं सारे बेड को सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ा गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। हम दवाओं के स्टॉक की स्थिति को भी देख रहे हैं। हम पूरी तैयारी में जुटे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीएसए प्लांट हो, दवाएं हो या पीपीई किट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग हो रही है। वहीं जो लोग जापान, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से आ रहे हैं उनके लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। 2% रैंडम टेस्टिंग हो तो रही है, लेकिन विमान से उतरते वक्त ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और बहुत कम लोगों ने मास्क लगाया है। हालांकि भारत में पॉजिटिविटी रेट अभी कम है, लेकिन बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगा है। एक हफ्ते में 14 गुना ज्यादा बढ़ा है। दिल्ली के चंदन झा की तरह अब लोग देर से ही सही बूस्टर डोज लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि चाइना में काफ़ी बढ़ गया केसेस और वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो हम कोशिश से अलर्ट हो गए कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और हमने पहले से प्रिकॉशन के तौर पे उसको ले लिया। गवर्नमेंट ने कहा है कि घबराने की अभी कोई बात नहीं है, लेकिन मास्क ज़रूर पहने, अपना बूस्टर शॉट लें और तमाम अस्पतालों को ये कहा गया है कि आप कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दें। अपने सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ नई दिल्ली में वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। तो ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये BF.7 है और इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है ये आपको बता देते हैं ताकि आप भी उस बात को लेकर सावधानी बरतें। बुखार, थकान और कपकपाहट लोगों को महसूस हो रही है। इसके अलावा जो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं उन्हें सीने में दर्द भी हो रहा है। कुछ लोगों को पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द भी रह रहा है। उल्टी दस्त जैसी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा गले में खराश, लगातार खांसी रहना, नाक बहना और कम सुनाई देना, ये भी इसके लक्षण है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको मिले तो आप अपना टेस्ट जरूर करवाएं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर इस वक्त लोगों की छुट्टियां चल रही हैं। कई जगहों पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान भी पहुंच रहे हैं और इससे वहां पर राजस्थान में जो पर्यटन उद्योग है वहां पर खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि 2 सालों के बाद इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक अब वापस लौटने लगे। हालांकि कोरोना के दूसरे देशों में बढ़ने से एक बार फिर से उनमें चिंता जरूर पैदा हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल धीरे धीरे लागू हो सकते हैं। हम जो प्रिकॉशन लेना चाहिए कोविड को कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए भी केंद्र सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरीज दिया है। मैं आम लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आप अपने काम में जाइए, काम करिए।
लेकिन फिलहाल इसका असर राजस्थान के पर्यटन पर नहीं दिख रहा है। इस साल भारी मात्रा में सैलानी राजस्थान पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है जो हो रहा है वो शानदार है। कोविड के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों के राजस्थान आने की वजह यहाँ का मौसम और संस्कृति है। क्रिसमस और नए साल की वजह से होटल पूरी तरह भरे हुए हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन चीन सहित दूसरे देशों में कोरोना फैलने से थोड़ी चिंता जरूर है। पर्यटक आ रहे हैं और 2022 में हमें इसकी संख्या बढ़ती नजर आई, जबकि इस दौरान विदेशों में भी वो जा सकते थे। ये बहुत अच्छी बात है। पर्यटकों के राजस्थान में आने से अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर हुआ है। बाय बस हम टूर करते हुए जैसलमेर गए, फिर उदयपुर गए, माउंट आबू गए और अभी लास्ट हमारा जयपुर है। फिर यहाँ से फिर हम जो है मुंबई चले जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा। कोविड के बाद लोग दिख रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारी सेल फॉरेन टूरिस्ट से आती थी, वो जो कमी हुई है फॉरेन टूरिस्ट की सेल में, वो डोमेस्टिक टूरिस्ट ने पूरी कर दी है। बहुत क्वांटिटी में आता है। अपनी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। नए साल में इस तरह सैलानियों के आने की उम्मीद है, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो पर्यटक उद्योग से जो जुड़े लोग हैं वो खुश हैं, क्योंकि महामारी का असर जो है वो सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग पर देखने को मिला था और अब उनका जो कारोबार है उसमें वापस रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोरोना के जो मामले कम हुए उसके साथ बाहर तो जरूर लौटी, लेकिन जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो खासे परेशान हो गए, क्योंकि वक्त बचाने के लिए जो हवाई सफर वो करते थे अब वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद पहली बार इस समय कोरोना के इतने कम मामले हैं और यही वजह है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन विमानों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की पॉकेट को चुभने लगे हैं। हम पहले भी दिल्ली आए थे अगस्त में। उस वक्त फ्लाइट का किराया कम था। पहले विजयवाड़ा तक का किराया 6-7 हजार रुपए था, लेकिन अब 3 दिन पहले 24,000 के करीब है। पहले 10-11 हजार में आना जाना हो जाता था। काफी फर्क आ गया है। प्रीवियस टू कोविड कोविड के पहले 3,000 रुपए का टिकट था, लेकिन अब 5,000 हो गया है। सरकार कह रही है कि वो सबके लिए फ्लाइट में यात्रा अफोर्डेबल बनाएगी, लेकिन दाम 2 गुना बढ़ गए हैं। सरकार को कुछ करना होगा। फ्लाइट्स टू एवरीवन। विमान के किराए बढ़ने का फायदा रेलवे को मिलता दिख रहा है। टिकटों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पहले रांची से दिल्ली तक का किराया 4 से 5 हजार था, अब शुरुआती 7 हजार से है। हम ट्रेन से आने के बारे में सोचने लगे थे। राजधानी का किराया इससे कम है। हालांकि इसके बावजूद ये ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 साल में हुए नुकसान की भरपाई का वक्त है। मैम, उतने लॉसेस रिकवर तो नहीं हुए, बट हाँ रिकवरी की तरफ हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिकवर हो रही हैं। जो हमारा पैसेंजर लोड है वो पहले से बढ़ गया है। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो वो कई जगह पे इम्प्रूव हो गया है। पिछले जो टेन्योर थे उससे काफ़ी बढ़ गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें वो रिकवरी देखने को मिली है, बट टूरिज़्म में थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से जो लोकल लेवल पे है उस पर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। प्रशांत पिट्टी, जो कि ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि घरेलू उड़ानों में अब महामारी से पहले से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से आने वाले पर्यटक अभी कम है। इसकी वजह ना तो बढ़ता किराया और ना ही घटती मांग। मुझे लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री की डिमांड वापस पहले जैसी हो गई है और डोमेस्टिक फ्लाइट की डिमांड पहले से ज्यादा हुई है। वहीं होटलों के किराए भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। सभी 4-5 स्टार होटल्स पहले जैसे हो गए हैं, लेकिन जो छोटे होटल थे उनमें से करीब 30% वापस नहीं आ पाए। दिल्ली से प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कोविड के चलते पिछले कुछ सालों से क्रिसमस का उत्साह जो है वो फीका रहा, लेकिन इस बार सभी लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। 2 सालों के बाद दुनिया भर से पर्यटक बेथलेहम पहुंचे हैं। यहां आकर पर्यटक बेहद खुश भी नजर आए। यरूशलेम के बेथलेहम से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेथलेहम में क्रिसमस की रौनक देखते ही बन रही है। चर्च ऑफ नेटिविटी में
लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह ये चर्च है वहीं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। 2 साल बाद क्रिसमस के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि क्रिसमस के मौके पर मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ मोहब्बत बांटने आई हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। यहाँ आसपास आपके बहुत बेहतरीन लोग होते हैं। मैं सभी लोगों से कहता हूँ यहाँ आएं, उस जगह पर जहाँ जीसस का जन्म हुआ है। वेस्ट बैंक के बेथलम में अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन बहुत जरूरी है। बेथलम की अर्थव्यवस्था का 50% टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर है, लेकिन पिछले 2 साल से महामारी की वजह से विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे थे। इस वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस साल हालात बदलते दिख रहे हैं। पहले मैंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया था, लेकिन जब खोला तब काफी लोग आए। मैं बहुत ही खुश हूँ। 2020 के कोरोना काल के बाद का ये पहला क्रिसमस का त्योहार है जब बेथलेहम की पवित्र धरती पर सारे बाजार खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि इस क्रिसमस के त्योहार से न सिर्फ यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सुधरे, बल्कि इस क्षेत्र में शांति का भी एक मैसेज जरूर जाए। बेथलेहम से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक से एक बड़ी खबर है। बेल्लारी के रेड्डी बंधु के तौर पर मशहूर जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। वो खनन व्यापारी हैं। जनार्दन रेड्डी ने अपनी नई पार्टी बना ली है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो गंगावती चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो कर्नाटक में चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बेल्लारी ब्रदर्स का क्या अलग होना बीजेपी से उनके लिए झटका है, ये वक्त बताएगा। देखिए, जनार्दन रेड्डी का ऐसा मानना है कि जब अवैध खनन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और सीबीआई ने जांच शुरू की, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके साथ खड़ी नहीं है और इससे काफी नाराजगी थी जनार्दन रेड्डी को। 2018 में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त ये मामला काफी तूल पकड़ चुका था। यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया था, खास करके जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, कि जनार्दन रेड्डी से उन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद भी येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टर जैसे नेता लगातार कोशिश करते रहे कि जनार्दन रेड्डी और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके बीच के रिश्ते ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पिछले 5-6 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि न सिर्फ जनार्दन रेड्डी बल्कि उनके जो सबसे भरोसेमंद हैं श्री रामलू, जो कि अभी भोमई सरकार में मंत्री है, समाज कल्याण मंत्री हैं, वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे और अपने ही सरकार के खिलाफ कभी सड़कों पे आ जाते थे, कभी नदी के किनारे सो जाते थे, ये कहते हुए कि काम सरकार ने पूरा नहीं किया। तो इससे लग रहा था कि इन लोगों के जो बगावती तेवर हैं, ये कहीं न कहीं बीजेपी से खुद को डिस्टेंस करने की कोशिश जनार्दन रेड्डी और उनका जो पूरा कुंबा है वो कर रहा है, और ये हुआ भी। जनार्दन, एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जनार्दन रेड्डी और इनके बेल्लारी और इसके आसपास के आधे दर्जन जिलों में काफी प्रभाव है, और आधे दर्जन जिलों का मतलब होता है लगभग 30 से 34 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं। सीधा वहां पर प्रभाव है, और शायद इसीलिए येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टर लगातार कोशिश कर रहे थे कि जनार्दन रेड्डी से साफ सुलह सफाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब उन्होंने अपनी पार्टी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कल शाम में कि जल्द ही अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह के लिए वो अप्रोच करेंगे इलेक्शन कमीशन को। क्या एजेंडा है, कि क्या चीजें होंगी और क्या क्या कौन कौन से नेता लड़ेंगे, वो सब कुछ वो जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जनार्दन रेड्डी से बीजेपी का रिश्ता टूट गया है। ये बहुत बड़ी एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए, इसलिए कि हाल में ही आपने देखा कि जिस तरह से लिंगायत बगावती तेवर दिखा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और अब येदियुरप्पा चूंकि इस बार चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं है यहाँ पे, और न ही येदियुरप्पा के बेटे हैं, ऐसे में येदियुरप्पा में भी अब उनकी उम्र की वजह से भी वो पहले वाली पकड़ नहीं है। तो अब येदियुरप्पा का अलग होना, एक तरह से आप कह लें येदियुरप्पा को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो काफी नाराज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लिंगायत नाराज हैं। अब जनार्दन रेड्डी की नाराजगी उत्तर कर्नाटक में
काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए, जहां से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती है। लेकिन इतना तय है कि इससे वो डेंट जरूर करेंगे बीजेपी पर। जैसा कि आप देखिए, जब येडियुरप्पा अलग हुए थे तो येडियुरप्पा भले ही अपनी सरकार नहीं बना पाए, जब वो बीजेपी से अलग हुए थे, भले ही उनकी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन उसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ था और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी यहाँ पे। आगरा में चीन से लौटा एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। ये शख्स 40 साल का है और 2 दिन पहले ही चीन से लौटा। संक्रमित शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। आगरा के सीएमओ ने बताया कि संक्रमित शख्स को घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। परिजनों और संपर्क में आने वालों का टेस्ट होगा। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बड़ी तादाद में चीन में कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने चीन से आने वालों के लिए टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के खतरे के चलते केंद्र सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया। इस मॉक ड्रिल का मकसद कोरोना के मद्देनजर अस्पतालों में पूरी तैयारी रखना है। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड समेत सभी तैयारियों को परखा जाएगा। चीन में कोरोना के बेकाबू होने से पूरी दुनिया में दहशत है। इसी के मद्देनजर भारत में अलर्ट है। सरकार हर हफ्ते बैठक करेगी। अस्पताल में तेजी से जारी तैयारी, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लेने वालों की बढ़ती तादाद। कोरोना के दूसरे देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारी की जा रही है। वायरस का जो वेरिएंट चीन सहित दूसरे देशों में फैला है, वो बहुत तेजी से फैलता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को तैयार रहने को कहा है। अगले हफ्ते अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा, जिसमें तैयारियों का आकलन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवाइजरी भेजी है, उसमें अस्पतालों से कहा गया है कि वो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट को पूरी तरह ठीक रखें, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई बाधा न हो। वहीं बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर को भी रखने को कहा गया है। मैन पावर, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन हैज टू बी ट्रेन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं सारे बेड को सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ा गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। हम दवाओं के स्टॉक की स्थिति को भी देख रहे हैं। हम पूरी तैयारी में जुटे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीएसए प्लांट हो, दवाएं हो या पीपीई किट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग हो रही है। वहीं जो लोग जापान, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से आ रहे हैं, उनके लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। 2% रैंडम टेस्टिंग हो तो रही है, लेकिन विमान से उतरते वक्त ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और बहुत कम लोगों ने मास्क लगाया है। हालांकि भारत में पॉजिटिविटी रेट अभी कम है, लेकिन बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगा है। एक हफ्ते में 14 गुना ज्यादा बढ़ा है। दिल्ली के चंदन झा की तरह अब लोग देर से ही सही बूस्टर डोज लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि चाइना में काफ़ी बढ़ गया केसेस और वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो हम कोशिश से अलर्ट हो गए कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और हमने पहले से प्रिकॉशन के तौर पे उसको ले लिया। गवर्नमेंट ने कहा है कि घबराने की अभी कोई बात नहीं है, लेकिन मास्क जरूर पहने, अपना बूस्टर शॉट लें, और तमाम अस्पतालों को ये कहा गया है कि आप कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दें। अपने सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ नई दिल्ली में वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। क्रिसमस और नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में पर्यटक राजस्थान पहुंच रहे हैं। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि 2 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आए। हालांकि कोरोना के दूसरे देशों में बढ़ने की खबर से उन्हें थोड़ा परेशान तो जरूर किया है। कोविड प्रोटोकॉल धीरे धीरे लागू हो सकते हैं। हम जो प्रिकॉशन लेना चाहिए कोविड को कंट्रोल करने के लिए,
इसके लिए भी केंद्र सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरीज दिया है। मैं आम लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, आप अपने काम में जाइए, काम करिए। लेकिन फिलहाल इसका असर राजस्थान के पर्यटन पर नहीं दिख रहा है। इस साल भारी मात्रा में सैलानी राजस्थान पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है जो हो रहा है वो शानदार है। कोविड के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों के राजस्थान आने की वजह यहाँ का मौसम और संस्कृति है। क्रिसमस और नए साल की वजह से होटल पूरी तरह भरे हुए हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन चीन सहित दूसरे देशों में कोरोना फैलने से थोड़ी चिंता जरूर है। पर्यटक आ रहे हैं और 2022 में हमें इसकी संख्या बढ़ती नजर आई, जबकि इस दौरान विदेशों में भी वो जा सकते थे। ये बहुत अच्छी बात है। पर्यटकों के राजस्थान में आने से अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर हुआ है। बाय बस हम टूर करते हुए जैसलमेर गए, फिर उदयपुर गए, माउंट आबू गए और अभी लास्ट हमारा जयपुर है। फिर यहाँ से फिर हम जो है मुंबई चले जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा। कोविड के बाद लोग दिख रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारी सेल फॉरेन टूरिस्ट से आती थी, वो जो कमी हुई है फॉरेन टूरिस्ट की सेल में, वो डोमेस्टिक टूरिस्ट ने पूरी कर दी है। बहुत क्वांटिटी में आता है। अपनी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है। नए साल में इस तरह सैलानियों के आने की उम्मीद है, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ये छुट्टियों का मौसम है और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बहुत खुश हैं। महामारी का असर पर्यटन उद्योग पर काफी ज्यादा पड़ा था, लेकिन कोरोना के कम हुए मामलों के साथ पर्यटन उद्योग में फिर बहार लौट आई है। लेकिन बढ़ते हवाई किरायों से लोग परेशान हैं। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद पहली बार इस समय कोरोना के इतने कम मामले हैं और यही वजह है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन विमानों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की पॉकेट को चुभने लगे हैं। हम पहले भी दिल्ली आए थे अगस्त में। उस वक्त फ्लाइट का किराया कम था। पहले विजयवाड़ा तक का किराया 6-7 हजार रुपए था, लेकिन अब 3 दिन पहले 24,000 के करीब है। पहले 10-11 हजार में आना जाना हो जाता था। काफी फर्क आ गया है। प्रीवियस टू कोविड इट वाज कोविड के पहले 3,000 रुपए का टिकट था, लेकिन अब 5,000 हो गया है। सरकार कह रही है कि वो सबके लिए फ्लाइट में यात्रा अफोर्डेबल बनाएगी, लेकिन दाम दोगुना बढ़ गए हैं। सरकार को कुछ करना होगा। फ्लाइट्स टू एवरीवन। विमान के किराए बढ़ने का फायदा रेलवे को मिलता दिख रहा है। टिकटों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पहले रांची से दिल्ली तक का किराया 4 से 5 हजार था, अब शुरुआती 7 हजार से है। हम ट्रेन से आने के बारे में सोचने लगे थे। राजधानी का किराया इससे कम है। हालांकि इसके बावजूद ये ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए पिछले 2 साल में हुए नुकसान की भरपाई का वक्त है। मैम उतने लॉसेस रिकवर तो नहीं हुए, बट हाँ रिकवरी की तरफ हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिकवर हो रही हैं। जो हमारा पैसेंजर लोड है वो पहले से बढ़ गया है। अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो वो कई जगह पे इम्प्रूव हो गया है। पिछले जो टेन्योर थे उससे काफ़ी बढ़ गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें वो रिकवरी देखने को मिली है, बट टूरिज़्म में थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से जो लोकल लेवल पे है उस पर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। प्रशांत पिट्टी, जो कि ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि घरेलू उड़ानों में अब महामारी से पहले से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से आने वाले पर्यटक अभी कम है। इसकी वजह ना तो बढ़ता किराया और ना ही घटती मांग। मुझे लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री की डिमांड वापस पहले जैसी हो गई है और डोमेस्टिक फ्लाइट की डिमांड पहले से ज्यादा हुई है। वहीं होटलों के किराए भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। सभी 4-5 स्टार होटल्स पहले जैसे हो गए हैं, लेकिन जो छोटे होटल थे उनमें से करीब 30% वापस नहीं आ पाए। दिल्ली से प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बेथलम में लोग क्रिसमस के जश्न में डूबे हैं। 2 साल बाद दुनिया भर से पर्यटक बेथलहम पहुंचे हैं। यहां आकर वो खुश हैं। बेथलहम से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। बेथलहम में क्रिसमस की रौनक देखते ही बन रही है। चर्च ऑफ नेटिविटी में लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है।
ऐसी मान्यता है कि जिस जगह ये चर्च है वहीं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। 2 साल बाद क्रिसमस के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि क्रिसमस के मौके पर मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ मोहब्बत बांटने आई हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। यहाँ आसपास आपके बहुत बेहतरीन लोग होते हैं। मैं सभी लोगों से कहता हूँ यहाँ आएं, उस जगह पर जहाँ जीसस का जन्म हुआ है। वेस्ट बैंक के बेथलम में अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन बहुत जरूरी है। बेथलम की अर्थव्यवस्था का 50% टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर है, लेकिन पिछले 2 साल से महामारी की वजह से विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे थे। इस वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस साल हालात बदलते दिख रहे हैं। पहले मैंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया था, लेकिन जब खोला तब काफी लोग आए। मैं बहुत ही खुश हूँ। 2020 के कोरोना काल के बाद का ये पहला क्रिसमस का त्योहार है जब बेथलेहम की पवित्र धरती पर सारे बाजार खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि इस क्रिसमस के त्योहार से न सिर्फ यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सुधरे, बल्कि इस क्षेत्र में शांति का भी एक मैसेज जरूर जाए। बेथलेहम से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर लगातार मैदानी इलाकों पर दिखने लग रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कई राज्य घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और शीतलहर से बचने के लिए लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। ठंड की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर भी असर है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। उधर माउंट आबू में तापमान गिरने के कारण बर्फ की परत जम गई। यहां मैदानों और वाहनों के शीशों पर बर्फ जमी नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का कहर और बढ़ सकता है। तो अगर आप तस्वीरों पर नजर डालें तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ट्रेनें लेट हैं, तो ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जो सफ़र उनका वक्त पर पूरा होना चाहिए था वो 2 से 4-6 घंटे की देरी से पूरा हो रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थोड़ी थम सी गई है। तो इसका असर आने वाले दिनों में फ़्लाइट्स पर भी, जो मॉर्निंग में सुबह की फ़्लाइट्स हैं उस पर भी पड़ता है। तो ऐसे में छुट्टियों का मौसम है, लोग अपने अपने घरों को या फिर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। ऐसे में इस मौसम में थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन हाँ, ठंड का अपना लुत्फ है जो लोग उठा रहे हैं। अगर हम पहाड़ी इलाकों में देखें तो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है।